अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम अभी तक कैशे की ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे। तो जस्ट अ रिमाइंडर कि कैशे की ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है और कौन से बेसिक उसके पैरामीटर्स हैं जिनको हम ट्यून कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज। ठीक है। तो सबसे पहले मतलब इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि थिंग्स दैट जो जो जिनमें हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं तो वो ऑप्टिमाइजेशन होगी। मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक चीज़ जो मैं अक्सर क्लास में रिपीट करता रहता हूँ और मैंने मतलब कॉन्टेक्स्ट में भी बताया है और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इंजीनियरिंग के, वो ये है कि जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आप सारे पैरामीटर्स को बैकवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। इज इट एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी? मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अमूमी तौर पे ये है कि अगर आप एक या दो पैमानों को या तीन पैमानों को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे तो वो एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर पैरामीटर और होगा। भारत, हैविंग सेड दैट, आपकी जो कैशे ऑप्टिमाइजेशन है, जब कैशे की हम बात करते हैं तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास क्या क्या हो सकती है। एक ये कि हम हिट टाइम बेहतर कर रहे हैं, यानी कि जब भी मेरा कैश हिट कर रहा है तो उसकी लेटेंसी कम से कम हो। तो इससे मेरा टाइम इंप्रूव होगा। और अगर आप गौर करें, अगर आपको याद हो फॉर्मूला एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम का, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये जो मैं तीन पहली पॉइंट्स रेस करूंगा, ये सारे के सारे एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम की बात कर रहे हैं। तो आई वांट द हिट टाइम टू बी लो, यानी हिट लेटेंसी जो है वो मेरी कम से कम होनी चाहिए। मेरी मिस रेट जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरा मिस रेट भी कम हो, यानी कि मैं कम से कम मिस करूँ। तो ये मेरी एक ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। तो अगर मैं मिस रेट किसी तरीके से कम करना मैं कामयाब होता हूँ तो दैट्स वन ऑप्टिमाइजेशन। एक्सक्यूज मी। अगर मेरा मिस हो जाता है देन आई हैव टू पे अ प्राइस। वो प्राइस है मिस पेनल्टी। तो व्हाट आई वांट, तो मिस इज इनएविटेबल, आई विल ऑलवेज मिस इनएविटेबली। आई कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिसेस, लेकिन मिस को मैं ऑल टुगेदर ख़त्म नहीं कर सकता। तो और मिस की जो पेनल्टी होती है अमूमन वो बहुत ज़्यादा होती है टाइम के परस्पेक्टिव से। तो मिस पेनल्टी, इफ़ आई कैन डू एनीथिंग ऑन माय ऑप्टिमाइजेशन वेयर बाय आई रिड्यूस माय मिस पेनल्टी, देन आई एम वेरी हैप्पी। मजीदा ये कि आप उस पर बैंडविथ अपनी ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन होगी कि इफ़ यू इंक्रीज योर बैंडविथ जनरली अक्रॉस टॉप टू बॉटम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी पावर कंजम्पशन जो है और एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, तो ऑल ऑफ दीज वुड कॉन्स्टिट्यूट सम काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। एंड इफ वी अचीव एनी वन ऑफ देम, और इसमें मजे की बात यह है कि कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजेशन हैं जो कि दूसरी की कॉस्ट पे होंगी, या एट द वेरी लीस्ट एक साथ नहीं कर सकते। तो आपको चॉइस करनी होगी डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेक्स्ट एंड यूज केस। तो कुछ एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं। मैं हो देख द डिटेल्स आर इन द बुक। ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू देम वेरी लेट्स से कंसाइजली, एंड आई जस्ट गो गिव यू अ समरी ऑफ इट। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो बेस्ड ऑन दैट समरी यू विल बी एबल टू रीड द बुक एंड अंडरस्टैंड कि जी वो किताब में डिटेल क्या दी हुई है। ठीक है। ऑब्वियसली देयर इज सो मच आई कैन डू ऑन लेक्चर, तो आई एम गोइंग टू अज्यूम एज ऑलवेज कि आप साथ साथ किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो लेट्स लुक एट दीज अप्रोचेस। तो ये 10 अप्रोचेस हमारे पास, एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला क्या है, स्मॉल एंड सिंपल फर्स्ट लेवल कैश। ठीक है। तो इसके अंदर जो जोर है वो, एक्सक्यूज मी, रादर जो इस पे एम्फेसिस है, इट्स ऑन द फर्स्ट लेवल कैश। तो द आइडिया इज कि इफ योर फर्स्ट लेवल कैश इज वेरी स्मॉल एंड सिंपल, ठीक है, और उसके बाद आप बेशक जंप लगाएं साइज में, तो आपकी जनरली जो है वो क्रिटिकल टाइमिंग पाथ जो है कैश हिट का वो छोटा हो जाता है। ठीक। तो व्हाट डज इट मीन कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है मेमोरी से, रादर सीपीयू से रिक्वेस्ट आती है मेमोरी के लिए, एंड दैट रिक्वेस्ट मे बी ए रीड रिक्वेस्ट, दैट मे बी ए राइट रिक्वेस्ट। तो आपने क्या करना होता है कि टैग जो स्टोर है उसके अंदर तलाश करना होता है, फिर आपने टैग्स के कंपेयर करना होता है, फिर आपने देखना होता है कि कौन सा सेट है। ठीक है। तो फिर आपने, ठीक है, इनफैक्ट आप इस साइड से चलते हैं, तो द मूवमेंट इज फ्रॉम दिस पॉइंट अप ना। तो आप बेसिकली यू विल स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग द सेट, एंड देन यू विल कंपेयर द टैग्स,
और हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, हमने देखा भी है, दिस इज लाइक इन द केस ऑफ डायरेक्ट मेमोरी वर्सेस फुली एसोसिएटिव, कि जितने ज़्यादा आपके टैग्स होंगे उतने आपके टैग कंपैरिजंस होंगे। ऑब्वियसली पहले तो आप सेट कंपेयर करेंगे, और जब अगर हिट होगा तो आप टैग्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि 16 वे सेट एसोसिएटिव है, 24 32 वे सेट एसोसिएटिव है, एंड व्हिच मींस के यू विल हैव टू चेक ऑल दोस टैग्स। अगर आप फुली एसोसिएटिव है तो आपको बेसिकली अपनी मेन जो कैश है उसकी पूरे के पूरे तमाम ब्लॉक्स की टैग्स को कंपेयर करना होगा। So this is a huge overhead. The idea is कि अगर फर्स्ट लेवल कैश सिंपल हो, ठीक है, और जब कैश के अंदर मिस हो तो इट्स टॉकिंग टू ए सेकंड लेवल कैश जिसके अंदर ये बेशक कॉम्प्लिकेशंस हों, तो हमारे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो बेसिकली दी आइडिया है कि अगर आपके पास मल्टीपल लेवल कैशेस हैं तो आप जो है अपनी और जो L1 है उसको स्मॉल रखें, और उसकी एसोसिएटिविटी लेवल भी जो है आप इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। ठीक है, और इसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लोअर लेवल एसोसिएटिविटी जो है वो रिड्यूसेस पावर बिकॉज फ्यूअर कैश लाइक एक्सेस ऑब्वियसली। तो दिस इज आई वुड से कि टू वे और फोर वे सेट एसोसिएटेड वुड बी फाइन विद अ स्मॉल कैश। इसकी वजह है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज द L1 कैश बीइंग स्मॉल, देखिए ये काउंटर इंटुइटिव है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी अगर L1 कैश बड़ी हो तो हमें कोई एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ये गौर करें लास्ट पॉइंट पे कि इवन लास्ट मेनी इयर्स L1 कैश हैज ओनली इंक्रीज्ड वेरी मॉडेस्टली, एंड आई वुड आर्ग्यू कि इट ऑलमोस्ट हैज नॉट चेंज्ड। ठीक है, वो ऑप्शंस आपके पास, जो आपके पास तीन ऑप्शंस ऑलमोस्ट होती थी ना कैश के लिए, L1 कैश की, वो आज भी वही वाली मौजूद है। ठीक है, तो सो this is a conscious decision, and we actually get better speeds, and especially I would say कि हमारी जो हिट लेटेंसी है वो बहुत अच्छी है इसकी। सो इट्स वेरी वेरी गुड, hit latency is extremely good, and it is good with it depends on your L2 and how it's mapped further down, लेकिन जनरली स्पीकिंग आजकल जो पैराडाइम चल रही है तो उसके अंदर इसका लेट्स से कि मिस पेनल्टी भी इतनी बुरी नहीं है, राइट? तो हिट जो लेटेंसी इज वेरी गुड, एंड मिस पेनल्टी is not bad, which is also good, but the miss frequency is quite high relative to a large cache, and that should be obvious। ठीक है, तो यानी कि एक चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो दूसरी चीज़ अफेक्ट हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अच्छा, तो ये बहरहाल ये कुछ ग्राफ्स हैं जिससे आप देख सकते हैं, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अच्छा मजे की बात ये है कि हम दिस इज नॉट नेसेसरली फॉर L1, दिस इज फॉर एनी कैश। सो दिस इज कैश साइज और ये एक्सेस टाइम है। ठीक, और ये जो कलर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये वन वे, ये डायरेक्ट मैप्ड है, टू वे, फोर वे, एट वे सेट एसोसिएटिव, राइट? तो L1 को यहाँ पे आप लेट्स से कि डिसरिगार्ड करें, ये साइज एंड एसोसिएटिविटी का स्पीड के साथ रिलेशनशिप है। तो अभी देखें कि आपकी जो डायरेक्ट मैप है इट्स वेरी फास्ट फॉर 16 किलोबाइट। अगर आपकी 32 किलोबाइट है तो तब भी आपकी डायरेक्ट मैप एंड टू वे सेट एसोसिएटिव तेज़ है। 64 किलोबाइट कैश में आपकी जो है वो टू वे सेट एसोसिएटिव गिविंग यू गुड स्पीड्स, ये स्पीड है। और आप गौर करें कि 8 वे एसोसिएटिव जो है वो स्लो है, और बाय द वे यहाँ पे हमने शो नहीं किया तो 16 वे एंड 32 वे सेट एसोसिएटिव दे आर वेरी वेरी स्लो। ठीक, तो अब इसलिए अमूमी तौर पे आप देखेंगे कि जो आपकी L1 होगी वो इट इज गोइंग टू बी इन दिस रेंज। ठीक है, अगर 128 किलो बाइट की कैश है तो यू विल बी प्रॉब्ली डायरेक्ट और टू वे सेट एसोसिएटेड। ठीक है, अच्छा इसमें सेकंड फ़ायदा ये भी है
छोटी कैश रखने का कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है ऑन एन L1, बट ओवरऑल पूरे पाइपलाइन में कम होती नहीं होती, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, बट आई मीन दिस इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, सो दिस इज मोर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर अस बिकॉज वी वांट गुड हिट लेटेंसी। एंड ऑन अ साइड नोट, एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो भी आपकी अब देखेंगे देयर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी। और बाय द वे ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है कि जो सर्च कर रहा है थ्रू टैग्स, सर्चिंग थ्रू द टैग्स बिकॉज इट हैज टू। और अगर फर्ज करें फुल्ली एसोसिएटिव होगी तो फर्ज करें उसमें 1024 मतलब 1024 blocks हैं, let's say, for the sake of argument, and it's fully associative. It means that every time you read the memory, every single time there's a memory access, तो उसको हर टैग एंट्री को पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली उसमें एक बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि पहला वाला हिट हो, एंड उसकी एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि उसमें आखिरी वाला हिट होता है, लेकिन इनवेरिएबली इट हैज टू ऑन एवरेज read through more than half the tags. That's not a good paradigm. ठीक है, तो that was the first thing. First thing क्या है, small L1 cache. दूसरी चीज क्या है, वे prediction. Now वे prediction क्या है, वे से क्या मराती है हमारी कि हम किसी तरीके से ये प्रेडिक्ट करें कि जो हमारा लेट्स से लेट मी जस्ट ड्रॉप, अगर आपको याद हो कि हमारी मेमोरी जो होती है वो लेट्स से कि मैं कहता हूँ 4 वे के एसोसिएटिव है, सो 4 वे सेट एसोसिएटिव, राइट। तो 4 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब ये है कि अगर मेरा एक सेट जीरो, लेट्स से मेरा सेट 0000 है, तो उसके लिए मेरे पास लेट्स से कैश में 4 ब्लॉक होंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि इनकी इनकी हर एक की टैग इंफॉर्मेशन होगी, टैग 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 टैग, ठीक है। जो ये टैग्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग ये टैग स्टोर में होंगे, और ये कैश है जिसमें 4 ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ब्लॉक का मतलब ये क्या हो सकता है कि ये एक बाइट हो, या ये एक बाइट हो, या ये एक बाइट हो, लेकिन ये एक ब्लॉक है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ एक ब्लॉक है। नाउ इस केस में क्या होता है कि जब हम लेट्स से सेट, मैं अभी वे प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वे प्रेडिक्शन, मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ कि सेट एसोसिएटिव में क्या होता है। सेट एसोसिएटिव में क्या होता है कि आपको एक रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। लेट्स से आपको आई लोड इनटू R16 फ्रॉम X, ठीक है, और X जो है वो एक एड्रेस है। तो आप क्या करते हैं कि पहले एक एड्रेस का एक पोर्शन लेते हैं और इससे वर्कआउट करते हैं कि मैंने किस सेट में जाना है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि जी मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, 00 पे जाना है मैंने, let's say। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये टैग उठाते हैं, और टैग उठा के आप क्या करते हैं कि आप इसे कंपेयर करते हैं कि इससे मैच करता है या इससे मैच करता है या इससे मैच करता है या इससे मैच करता है। अगर किसी एक से मैच कर जाए तो ये आपकी हिट हो जाएगी, और अगर किसी से भी मैच ना करे तो मिस होगी। लेकिन बहरहाल ये जो पिछला पॉइंट मैंने बोला था ना, अगर आपको याद हो पाए कि टैग कंपैरिजन, तो ये आपका वो भी रिवाइज हो रहा है कि इट हैज़ टू कंपेयर ऑल दीज टैग्स, राइट। और उसके बाद अगर ये हिट होगा तो फिर क्या करेगा कि ये इसका ऑफसेट उठाएगा और कहेगा ओके ठीक है, अगर ये हिट था, लेट्स से कि ये हिट था, तो इसके ऑफसेट, ये अब ऑफसेट से देखेगा कि जी मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। तो कहेगा ओके ठीक है, ये मेमोरी पड़ी जो मुझे चाहिए थी, मतलब डेटा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि वे प्रेडिक्शन क्या चीज़ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप किताब में पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल है। वे प्रेडिक्शन ये कहता है कि मैं जो हूँ कुछ जो वो होंगी, क्या बोला, एक टैग को मैं प्रेडिक्ट करूंगा पहले से। तो मेरी एक प्रेडिक्शन होगी कि ये वाला जो टैग है ना, ये हमेशा ट्रू होगा। तो यानी कि मैं हर सूरत में जिस टैग को मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसमें मैं सबसे पहले जाऊंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि इस हर टैग के साथ एक, लेट्स से मेरा हर टैग के साथ एक बिट एसोसिएटेड है, ठीक है।
और बेसिकली अमूमन इसमें क्या होता है, दिस इज वन पैराडाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इस तरह के होंगे। होता ये है कि जो लास्ट टैग जो हिट होता है, लेट्स से कि मैं उसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ और बाकी सबकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, ये मेरा सिस्टम होगा जो ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, और फर्ज करेंगे मैं किसी और को हिट करता हूँ तो वो 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बात समझ, अगर होप यू अंडरस्टैंड। तो हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ये जो 1 है ये इस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है कि आई एम प्रिडिक्टिंग, ये प्रिडिक्शन आ गई, आई एम प्रिडिक्टिंग कि मेरी जो नेक्स्ट हिट होगी वो ये वाली होगी। तो बेसिकली पैराडाइम क्या होगा कि जब मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन आएगी इस तरह की, और एक्स के अंदर एक एड्रेस होगा, और वो एड्रेस का सेट जब मैं निकालूंगा, तो जैसे ही मैं सेट निकालूंगा तो मैं इस सीधा जाके जिसको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ उस वैल्यू को टैग से कंपेयर करूंगा। ठीक है, यानी कि मैं जैसे मुझे सेट पता लगा, मुझे पता लग गया कि सेट 0 0 है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इमीडिएटली टैग को मैं रादर के एक सीक्वेंस में कंपेयर करूँ। मैं जिसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन, तो मैं सीधा का सीधा एक टैग से कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये वाला टैग जो है वो हिट नहीं होता तो मैं क्या करूंगा, फिर जितने भी टैग्स होंगे उनको बारी बारी कंपेयर करूंगा, लेकिन मैं एक को फेवर करूंगा, एक को मैं प्रिडिक्ट करूंगा। ठीक है, अभी तो आपको शायद लग रहा हो कि यार ये सिंपल सा केस है, लेकिन इमेजिन करें कि ये 32 वे सेट एसोसिएटिव सिस्टम हो। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि 64 वे सेट एसोसिएटिव सिस्टम हो, तो देन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि आप एक को अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और अमूमी तौर पे क्या होता है, जो आपने लास्ट इस्तेमाल किया होता है नेक्स्ट टाइम के लिए अज्यूम करते हैं कि वही वाला जो वही वाला ब्लॉक पॉइंटेड एट बाय दिस टैग, यही वाला ब्लॉक जो है वो नेक्स्ट टाइम भी इस्तेमाल होगा। तो आप क्या करते हैं कि हमेशा यू कीप प्रोटेक्टिंग दिस ब्लॉक। और फर्ज करें किसी पॉइंट इन टाइम में ये मिस होता है और ये वाला ब्लॉक होता है, तो आप क्या करेंगे, ये बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, ये वाला वन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि आई गॉट अ सेट, जब मैंने सेट आइडेंटिफाई किया तो मैं इमीडिएटली एक टैग को देखना शुरू हो गया। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस वन। अगर ये हिट हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ये मिस हो गया तो मैं क्या करूंगा, सारे टैग्स को कंपेयर करूंगा। तो यू हैव टू अप्रिशिएट। ठीक है, टू में हम क्या कर रहे हैं कि ये मिस हुआ है, जब ये मिस हुआ है तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे टैग्स को कंपेयर करूंगा। जब मैं सारे टैग्स को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं बेसिकली हाउ एम आई एम वर्किंग एज अ के सेट एसोसिएटिव सिस्टम। और जब मैं एग्जैक्टली एक टैग को देख रहा हूं तो मैं कैसे काम कर रहा हूं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मैपिंग रादर। ठीक है, तो डायरेक्ट मैप में भी क्या होता है, डायरेक्ट मैप में यही होता है ना कि हर हर सेट में एक टैग होता है, दैट इज डायरेक्ट मैप, वन वे set associative. So my system is initially working as one-way set associative, and if it's a hit, it's fine. If it's not a hit, then it goes to k-set uh, associative. ठीक है, k-way set associative. So I hope that's clear. So having said that, I'm just going to move on and let's see. पहले तो ये statistics देख लें, and then we're going to look at some maths के सबसे पहले ये अचीव क्या करता है, व्हाट डज इट अचीव, कॉन्फ्लिक्ट मिसेस रिड्यूस कर रहा है, और आपकी जो प्रोडिक्शन एक्यूरेसी है वो, अगर आपका टू वे सेट एसोसिएटिव है तो आपकी प्रोडिक्शन इज एक्चुअली वेरी गुड, इवन दो टू सेट, बहरहाल उसके अपने इश्यूज है, लेकिन बहरहाल इवन आप ये देखें कि फोर वे पे देख लें, सो फोर वे सेट एसोसिएटिव अगर आपका सिस्टम है तो प्रोडिक्शन की एक्यूरेसी 80% है, यानी 80% ऑफ द टाइम योर अजम्पशन के मैं वो वाला ब्लॉक दोबारा इस्तेमाल करूंगा वो ट्रू होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं वे प्रोडिक्शन नहीं कर रहा तो मैं बिला वजह तमाम टैग्स को स्कैन कर रहा हूँ, और अगर मैं वे प्रोडिक्शन कर रहा हूँ तो 80% ऑफ द टाइम आई विल बी करेक्ट, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, बाय द वे आई कैश जो है दैट्स योर इंस्ट्रक्शन कैश, एंड बी कैश इज योर डेटा कैश, एंड आई कैश इज अ बेटर एक्यूरेसी ऑब्वियसली,
व्हाई वुड आई कैश हैव अ बेटर एक्यूरेसी? गेस करें, बताएं, सोच सकते हैं आप, और फिर आप, अगर आप इफ यू गेस्ड करेक्टली या अंडरस्टूड करेक्टली तो यू बी हैप्पी। आई होप यू हैव थॉट अबाउट इट। आई कैश में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती है सीक्वेंशियली। So if I'm picking up instructions from the instruction cache in the memory, in the program memory, so obviously, unless and until I have huge jump statements, the probability that I'm picking, relevant, rather relevant instruction is adjacent to it. तो क्या होता है, जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो अमूमी तौर पे क्या होता है कि पहली लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, एंड देर ऑल इन लोकल इन द मेमोरी, ठीक है। तो डेटा कैश डिपेंड करेगा ऑन ऑन ऑब्वियसली हाउ यू आर एक्सेसिंग द डेटा, ठीक। अच्छा, ये क्या करता है कि जी इट सेव्स पावर बट इट इंक्रीजेस मिस प्रेडिक्शन पेनल्टी। हाँ, मिस प्रेडिक्शन की पेनल्टी, अगर जाहिर सी बात है पहले तो थी नहीं। इसके एक देख लें, ये मैथ्स, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर ए मैट फार्मूला, अगर आपको याद हो, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम का जो फार्मूला था, आई होप यू रिमेंबर। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही सिस्टम है, लेकिन वो सेम सिस्टम है। अगर वो अकेले 8 वे एसोसिएटिव है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, अगर वो डायरेक्ट मैप है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और अगर वे प्रिडिक्शन है, ऑल द अदर थिंग्स आर द सेम, राइट। तो ये वे प्रिडिक्शन के साथ है। तो हमने क्या कहा था कि लेट्स से पहले ये देख लेते हैं कि अगर डायरेक्ट मैप है तो हिट रेट इज 70%। ऑब्वियसली ये रादर कि आप ये भी कह सकते हैं हिट रेट को कि मिस रेट इसका 30% है। तो बात वही होगी, अगर मिस रेट 30% है तो सेम थिंग, राइट। हिट लेटेंसी, द लेटेंसी इज, तो जब अगर हिट है तो देन इट टेक्स शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोसेस, बिकॉज उसने, क्यों क्यों ये हिट लेटेंसी कम है, क्योंकि उसने टैग्स को कंपेयर नहीं करना, उसको अगर हिट है तो इट्स देयर, और ऑफसेट कैलकुलेशन करने का टाइम जो है वो बस होगा। अगर मिस करते हैं तो मिस पेनल्टी इज लार्ज, ठीक है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि 8 वे सेट एसोसिएटिव की जो हिट रेट है वो बहुत ज्यादा है, और रादर लेट्स से कि मिस रेट बहुत कम है, लेकिन इसकी लेटेंसी ज्यादा है, क्योंकि उसने इट हैज टू गो थ्रू 8 टैग्स, इट हैज टू कंपेयर 8 टैग्स, ठीक है, बिफोर इट कैन डू एनीथिंग। तो इन दोनों के एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम देख लें, इसका 4 है, इसका 7 है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम का हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हिट रेट, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देख रहे हैं। ये हमने किस तरह से किया है, ये हमारे मिस रेट्स हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि ये आप इसको, यू कैन ऑल्सो से कि दिस इज इक्वल टू 10% मिस रेट, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 30% मिस रेट, ठीक। तो बेसिकली ये आ गया। अच्छा, तो हिट रेट इसका क्या होगा, हिट रेट ये होगा कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट hits as a direct memory, or rather the probability that it misses as a direct memory compounded by the probability it misses। और पता है इनको हम कंपाउंड क्यों कर रहे हैं, मिस को क्यों कंपाउंड कर रहे हैं, याद रखें, अगर ये हिट होगा, अगर ये हिट होगा डायरेक्ट मेमोरी, तो फिर हम 8 वे सेट एसोसिएटिव में जाएंगे ही नहीं। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? 70% ऑफ द टाइम इट्स अ हिट, when it's a hit I will go to the when it's a hit, it's a hit, right? So I don't even go to this paradigm। इस पैराडाइम में मैं कब जाऊंगा, जब मिस होगा। तो मिस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 30%, ठीक है। तो हम इसको वर्कआउट कैसे कर रहे हैं कि जब मेरा मिस होगा तो मैं 8 वे सेट एसोसिएटिव पे जाऊंगा, और वहां पे मेरी प्रोबेबिलिटी मिस होने की क्या है, 0.1,
ठीक है, तो ये मेरी कंपाउंडेड प्रोबेबिलिटी टू मिस है इफ आई मिस बोथ इन द डायरेक्ट मेमोरी एंड द 8-वे एसोसिएटिव। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी है। और इस चीज को अगर मैं वन में से माइनस कर लूंगा तो ये मेरी क्या आ जाएगी, हिट रेट आ जाएगा ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है। फर्दरमोर हिट लेटेंसी क्या है, यहाँ पे और होगी। और क्यों है, क्योंकि ये सेम नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट मैप पे काम करेगा, कभी कभी ये 8-वे एसोसिएटिव पे काम करेगा। जब ये डायरेक्ट मैप पे काम करेगा, और हम ये कह रहे थे कि 80% ऑफ द टाइम, तो 80% ऑफ द टाइम इसकी हिट लेटेंसी जो है वो 1 होगी, एंड 20% ऑफ द टाइम इसकी हिट लेटेंसी होगी 2 प्लस कॉस्ट ऑफ मिस प्रिडिक्शन। यानी मिस प्रिडिक्शन की भी तो कॉस्ट है ना, कि पहले उसने ये सारा काम किया, एक टैग में गया, उसने टैग को टैग से कंपेयर किया, वट एवर दैट टाइम वॉज, एंड नाउ इट्स अ वेस्टेड टाइम। तो ऑल ऑफ दैट इज द कॉस्ट ऑफ मिस प्रिडिक्शन। उसके बाद वो क्या करेगा कि उन टैग को सारे टैग से कंपेयर करेगा। तो उससे पहले जो टाइम स्पेंड हुआ, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द मिस प्रिडिक्शन, राइट? So it's going to be either this case or that case. And the miss penalty is going to remain the same because it's the same for each, right? So in any case, that's the miss penalty. तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करके जिसमें हमने जिससे हमने ये कैलकुलेट किया और ये कैलकुलेट किया, तो हमारा जो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम है, दैट कम्स आउट टू 1.9, which is a massive improvement over this, right? तो ठीक है। So this is the worst case scenario. Obviously, generally it's going to be that, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा simplified formula है, इसके अंदर this is going to be a factor, लेकिन on average, now ये जो average है basically उसमें हम ये assume कर रहे हैं कि ये वाला जो scenario है is going to happen 20% of the time and that scenario is going to happen 80% of the time. ठीक है? I hope you understood this. ठीक है। I'm gonna check the maths on it क्योंकि मुझे लग रहा है कि the math is not spot on। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा चेक करूंगा and I'm gonna tell you. So the assumption is कि this is happening 80% of the time and that's happening 20% of the time. तो उसमें मुझे लग रहा है this is a bit off. It's going to be slightly higher. मेरा ख्याल it's closer to 2.5। मैं इसको जरा देख के बताऊंगा आपको, मैं दोबारा I'll come back to you and I'll update it on the slides। ठीक है। पर ये आपको समझ आ गई वे प्रोटेक्शन। वे प्रोटेक्शन ये है कि जी मैं एज्यूम करूंगा कि एक टैग जो है वो मैं इसको प्रेडिक्ट करूंगा किसी तरीके से, और जब तक मैं इसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट मैप के तौर पे काम कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट मैप काम नहीं करेगा तो मैं सेट एसोसिएटिव बन जाऊंगा, और इससे मुझे इंप्रूवमेंट्स मिलनी है, एंड दिस इज द फाइंडिंग ऑफ दिस डिस्कशन। आगे जाए। पाइपलाइन कैशिंग, कैशिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इससे हम अपना अब कैशे कैशे पाइपलाइन का मतलब क्या है? पाइपलाइन का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस को मैं ब्रेक डाउन कर सकूं इनटू स्मॉलर प्रोसेसेस, तो दैट इज गोइंग टू बी ए पाइपलाइन। ठीक है, तो कैश कैश के क्या कैश के पाइपलाइंस क्या थे? ठीक है जी, लेट्स से के रीडिंग ऑफ द मेमोरी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट, सेट, locate, set in, I'm doing all these things, tag store। ठीक है, तो एक दो तीन चार कंपेयर टैग, ठीक है, मेरे को जगह नहीं है, तो लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 if hit, calculate, offset, ठीक है, read memory, yeah, transfer that memory of whatever data there is onto the register या write to the memory whatever। ठीक है, अमूमन तौर पे हम write पे इतना काम नहीं करते, ये जितनी भी हमारी जो कंस्ट्रेंट होती है वो रीड की कंस्ट्रेंट है। तो ये अगर मैं कहूँ ना कि कैश रीड, तो ये इसके छोटे लेट्स से एटॉमिक स्टेप्स हैं।
तो ये स्टेप्स फॉलो करूंगा। तो कैश पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि फर्ज करने कि मेरे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी मेमोरी एक्सेस की इंस्ट्रक्शन है। तो जब मैं एक के लिए ये कर रहा हूँ तो दूसरे के लिए ये कर रहा हूँ और तीसरे के लिए ये कर रहा हूँ, चौथे के लिए ये कर रहा हूँ, पांचवे के लिए ये कर रहा हूँ, छठे के लिए ये कर रहा हूँ। आई मीन सिंपली सेइंग इट्स नॉट दैट सिंपल, बट द बेसिक आइडिया इज दैट। ठीक है, assuming that all stages of the pipeline are taking similar amounts of memory. Usually इतनी डीप नहीं होती कैश की पाइपलाइन दो या तीन स्टेज डीप होती है, बट स्टिल अगर आपके पास बैक टू बैक मेमोरी एक्सेसेस हो, तो while you're doing one thing for one, so let's say I have these, I've got a load into R16 from X and load into R17 from Y and load into R18 from C. So it's quite possible कि I start this instruction and Y अभी इसको let's say कि इसको X तो मैंने कहा था let's say कि इसको T amount of time लगता है, ठीक है, हिट के साथ। तो जब ये स्टार्ट हो गया प्रोसेस, तो मैं क्या करूं कि अगले का प्रोसेस थोड़ी देर बाद इसका भी स्टार्ट कर दूं, थोड़ी देर बाद इसका स्टार्ट कर दूं। तो ये जो चीज़ है, ये दिस इज कैश पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। इसके नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, मेक्स इट इजियर टू इंक्रीज एसोसिएटिविटी। इसका नुकसान क्या है कि इंक्रीजेस ब्रांच मिस प्रोटेक्शन पेनल्टी ऑब्वियसली। ठीक, अच्छा। ऑर्गेनाइज कैशेस एज इंडिपेंडेंट बैंक्स टू सपोर्ट साइमल्टेनियस एक्सेस। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये बेसिकली इसको भी सपोर्ट करता है। दिस इज बेसिकली ए हार्डवेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, और द आइडिया इज कि आप जो है ना, एक ही कैश को इंडिपेंडेंट हार्डवेयर बैंक्स में डिवाइड करें। सो वी नॉट टॉकिंग ब्लॉक्स, वी आर टॉकिंग बैंक्स। ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम हार्डवेयर बैंक्स में इसको डिवाइड कर दें, एक कैश को। ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा कि हमारे पास अलग अलग हार्डवेयर ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एड्रेसिंग स्कीम है उसको देखें। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल देख लें कि फोर वे इंटरलीव्ड कैश बैंक्स यूजिंग ब्लॉक एड्रेसिंग, अज्यूमिंग 64 बाइट्स पर ब्लॉक। एक ब्लॉक में 64 बाइट्स हैं। ईच ऑफ दीज एड्रेसेस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 64 टू गेट बाइट एड्रेसिंग ऑब्वियसली। इससे क्या होता है कि आप अपनी सर्च को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप ये देखेंगे कि अगर आपका एड्रेस होगा बेस्ड ऑन वट एवर योर एड्रेस इज, और उसके अंदर जो भी आपका कंपोनेंट होगा ऑफ द टैग, तो you'll be either searching this piece of hardware or that piece of hardware or that piece of hardware or that piece of hardware। आपकी एड्रेसिंग जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो जनरल स्पीड है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज आपकी जो ट्रावर्सल है ओवर मेमोरीज वो बहुत कम होगी। ठीक है, अगेन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक ब्लॉक जो है इसके अंदर आप जब हिट करते हैं एंड यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग एन ऑफसेट, राइट, तो अगर आपके पास मल्टीपल बैंक्स होंगे तो आप ऑफसेट्स भी आपके छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो मेमोरी रिट्रीवल टाइम होगा वो भी कम हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखा जा सकता है डिटेल में। मैं अभी आप किताब में पढ़ें, इसकी आइडिया ये एक्सप्लेन किया हुआ डिटेल में। मजीद क्या है हमारे पास, पांचवी ऑप्टिमाइजेशन है, क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट एंड अर्ली रीस्टार्ट। एक्सक्यूज मी, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया। प्रोसेसर नॉर्मली नीड्स जस्ट वन वर्ड ऑफ द ब्लॉक एट टाइम। मतलब ये वर्ड से मुराद ये है कि इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी ए, इट इज पॉसिबली अ वर्ड और अ बाइट और अ डबल। ठीक है, the processor normally needs just one word or byte or double of the block at a time. This can be extracted in two ways.
अच्छा, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं, एंड आई ऑलवेज कीप गिविंग दिस एग्जांपल, दोबारा दे देता हूँ। तो ये क्या है, ये एक लेट्स से एक वर्ड को पॉइंट कर रहा है एक्स। ठीक है, तो मेरा ये कैश ब्लॉक है। इसके अंदर ये जो ये ब्लॉक, ये जो ये है ना, ये वर्ड, इसको मैं एक्स पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर ये मिस होता है, इफ दिस इज अ मिस, तो वो क्या करेगा कि या तो L2 कैश से या मेन मेमोरी से इस पूरे ब्लॉक को उठाएगा, पूरे ब्लॉक को उठाएगा, और इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड गो ऑल द वे हियर। और जब पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा कैश के अंदर, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि ऑफसेट, वो फिर क्या कहेगा, जी हाँ हमारे पास वो ब्लॉक आ गया है। उसके बाद वो क्या करेगा कि ऑफसेट की बुनियाद पे इस जगह पहुंचेगा, दिस दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो बाय द वे, ये पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन है, ये खाली मिस की केस में काम करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि मिस पेनल्टी को कम कर रहा है। ठीक है, तो ये मिस पेनल्टी की इंप्रूवमेंट है। सो इम्प्रूव मिस पेनल्टी। ये मिस रेट को टच नहीं कर रहा और हिट के केस में कुछ भी नहीं कर रहा। तो अगर मिस होगा तो क्या होगा? तो दूसरा पैराडाइम ये है कि जब मिस हुआ है और आपने कहा कि मैंने ये ब्लॉक उठाना है, तो रादर कि मैं यहां से उठाना शुरू करूं और यहां तक जाऊं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो क्रिटिकल वर्ड है उसको पहले उठा के उसको पहले उठा के मैं कैश में ले जाऊंगा। ये इसकी पहले उठा के कैश में ले जाऊंगा, और कैश से जो, क्योंकि ये रिक्वेस्ट प्रोसेसर से आई है ना सीपीयू से, तो इसको मैं सीपीयू को पकड़ा दूंगा। और उसके बाद मैं ये जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं ब्लॉक के, वो उसके बाद पॉपुलेट करना शुरू करूंगा, क्योंकि इस कैश को भरने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आगे हमें दोबारा इस ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कमांड है, ये जो एक्स जो वैल्यू का इंतजार करिए कि वो R16 में पहुंच जाए, तो ये क्या करेगा कि ये R16 के अंदर इसको पहले डालेगा, उसके बाद बाकी ब्लॉक को डालेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट। तो जो है जी ये तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट मिस्ड वर्ड फ्रॉम द मेमोरी फर्स्ट, सेंड इट टू द प्रोसेसर एज सून एज इट अराइव्स। हमने बात की अर्ली रिस्टार्ट क्या है, रिक्वेस्ट वर्ड्स इन नॉर्मल ऑर्डर, सेंड। अच्छा, ये भी एक और है, बाय द वे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी जो हार्डवेयर कॉस्ट है, हार्डवेयर ओवरहेड है, और इसकी जो डायनेमिक एनर्जी है ये ज़्यादा होगी। तो इसका एक मिडिल ग्राउंड है। मिडिल ग्राउंड ये है कि जी ये एक्स था और ये मिस हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कैश में डालना शुरू कर दिया ब्लॉक। और अर्ली रिस्टार्ट क्या होता है, ये वही होता है कि वो कहेगा कि मैं डालना शुरू करूंगा पहले से, 1 2 3, ये सारे डाले डाले डाले। और जब मैं यहाँ पहुंचा, जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, जैसे ही मैंने ये वाली मेमोरी जो जिसकी रिक्वेस्ट आई थी इस ब्लॉक की, उसी वक्त मैं इसको क्या करूंगा, जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो मैं R16 को ये कहूंगा ये तो मिल गया भाई। और फिर इस पॉइंट ऑनवर्ड जो बाकी ब्लॉक्स हैं, सॉरी बाकी जो वर्ड्स हैं या बाइट्स हैं, इस ब्लॉक के मैं बाद में पॉपुलेट करूंगा इस पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो इसकी हार्डवेयर ओवरहेड थोड़ी कम है, और इसकी जो डायनेमिक एनर्जी कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा कहना चाहिए, ये डायनेमिक पावर जो है वो इसकी कम होगी। तो ये आपका अर्ली रिस्टार्ट है, वो क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट है। ठीक। Effectiveness of these strategies depend on block size and likelihood of another access to the portion of the block that has not yet been fetched. ठीक है, ऑब्वियसली। अच्छा जी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मर्जिंग मर्जिंग राइट थ्रू एंड राइट बैक कैश, हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन क्लास। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस पे कोई हमें लंबी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। Let me just see.
ठीक है, ये हम बेसिकली राइट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें कि सॉफ्टवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशन होती हैं। हमारे पास कई ऑप्टिमाइजेशन हैं जो कि ओएस लेवल ऑप्टिमाइजेशन है, कई हमारे कंपाइलर लेवल ऑप्टिमाइजेशन है। अब ये हम देखेंगे आगे भी। एक हमारा है लूप इंटरचेंज, ठीक है। तो स्वैप नेस्टेड लूप एक्सेस मेमोरी इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, इसका क्या मतलब है कि अब ये देखिए ना, इन दोनों लूप्स को अगर कंपेयर करें तो पोटेंशियली कहाँ गया, सॉरी, पेन, हाँ जी। अब ये देखें कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। बेसिकली इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो आउटर लूप है वो जे है और इनर लूप आई है, इधर आउटर लूप आई है और इनर लूप जे है, ठीक है। तो लेट्स से सिंपल ले लेते हैं, ये तो 100 तक जा रहा है, ये 5000 तक जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ केस वेयर यू हैव 500,000 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर ये 2 डायमेंशनल रे है। और लेट्स से कि मैं इसको सिंपल रख लेता हूँ, हम कहते हैं 6 by 6 फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो लेट्स से कि मेरा ये है 0001, और मेरा लेट्स से कि मेरा मेन मेमोरी में लॉजिकल वैल्यू 0001 बिल्कुल साथ साथ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इनका एड्रेस क्या है, मैं मुझे नहीं पता एड्रेस क्या है, लेकिन लेट्स से कि इसका एड्रेस है वट एवर द एड्रेस है AB13, ठीक है, ये है। तो अब इस 2 डायमेंशनल रे का 0001, 02, 03, 04, 05 ये पढ़ें adjacent in memory, and then 1011, आई होप कि आपको 2 डायमेंशनल रेस पता हो क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। 132, 13, 14, 15, 16, 15 तक, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट पड़े हैं। Obviously in this case we're not going all the way to 5, we are going all the way to either 5000 or we're going all the way to 100, ठीक। अब चीज़ ये है कि अगर मेरी जो इनर इनर लूप है वो इसके ऊपर ट्रैवर्स कर रही होगी और आउटर जो है वो इस पे ट्रैवर्स कर रही होगी, राइट। तो मैं इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, तो आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम पिकिंग अप एडजेसेंट आइटम्स, ठीक है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर ये मेरा, एक्सक्यूज मी, ये मेरा आउटर लूप होगा और ये मेरा इनर लूप है, तो मैं क्या करूंगा, तो ये जीरो है ना, तो आई एम गोइंग टू पिक दिस फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू पिक दिस फर्स्ट सेकंड, फिर मैं 20 उठाऊंगा, फिर 30 उठाऊंगा, फिर 40 उठाऊंगा, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव ये देख लें कि अगर फर्ज करें कि ये लिस्ट 5000 तक जाती है, तो मैं पहले एक डेटा उठाऊंगा जो यहाँ पड़ा हुआ है, उसके बाद दूसरा डेटा उठाऊंगा जो कि 5000 लोकेशन के बाद पड़ा हुआ है, और फिर तीसरा डेटा उठाऊंगा जो कि 5000 लोकेशन के बाद पड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेलिटी है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रेमिस बैठा हुआ है कैश का, हमारा प्रेमिस कैश का क्या बैठा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट आई वांट टू एक्सेस the next memory my next memory access is going to be in the locality where my previous memory access was, ठीक है। तो हमने बेसिकली मेक श्योर कर दिया कि ये लोकेलिटी का प्रिंसिपल जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक। तो बेसिकली हम तो चाहते हैं कि लोकेलिटी मेंटेन रखें, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम हमेशा ये ये हमारा इनर लूप हो और ये हमारा आउटर लूप हो। तो आउटर लूप में अगर मैं जब जीरो पे हूं, तो फिर मैं इस जीरो के अगेंस्ट इस लेट्स से रो कॉलम कर लेते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं आई वांट टू एक्सेस ऑल ऑफ देम व्हिच आर गोइंग टू बी इन लोकेलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है।
The key thing is कि your hardware cannot preempt this. Hardware doesn't know anything about this, right? Hardware को कुछ नहीं पता. ये ये एक ऑप्टिमाइजेशन है जो आपकी सॉफ्टवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशन है. ठीक है, क्योंकि आपका जो कंपाइलर है उसको पता है कि जो ये कोड लिख रहा है उसकी मैनिफेस्टेशन इन द मेमोरी कैसी होगी. तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन दिस कंपाइलर व्हाट इट शुड डू कि आपने जैसे भी लिखा हो, because in all intents and purposes this code is doing the exact same thing what this code is doing. Yeah, I hope that this is clear from the very onset कि ये दोनों pieces of code they are doing the exact same thing. लेकिन this is going to be much slower than this one. ठीक है, this is going to be way faster than that one. ठीक है, और ये कंपाइलर को पता होगा कि वो स्पेशली क्रॉस कंपाइलर अगर आपने बनाया हुआ है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल टू आल्सो पॉपुलेट योर मेन मेमोरी, तो इट नोज कि जी व्हाट्स व्हाट. ठीक, आई होप इट्स क्लियर. ये अभी हमारा कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन चल रही है. क्या है जी ब्लॉकिंग, क्या है? इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग एंटायर रोज और कॉलम्स सब डिवाइड मैट्रिसेस इनटू ब्लॉक्स, रिक्वायर मोर मेमोरी एक्सेस बट इंप्रूव्स लोकेलिटी. अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि आप जो है ना, इफ द कंपाइलर एंड स्पेशली लेट्स लाइक आई सेड इट्स ट्रू फॉर क्रॉस कंपाइलर्स, कि उनको बिल्कुल ये पता होता है कि कैश साइज क्या है. लाइक मैं किसी माइक्रो कंट्रोलर के लिए या एक प्रोसेसर के लिए कर रहा हूँ, तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन, इवन तो आप कोड लिखेंगे तो आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ठीक है, कई दफ़ा आप देखेंगे कि नेस्टेड होंगे, कई दफ़ा नेस्टेड की भी ज़रूरत नहीं होगी. आप क्या देखेंगे कि एक, लेट्स से कि मेरा एक लूप है और वो चल रहा है 1 से लेके 10,000 तक. ठीक है, मैं इसको इसको मैं एक मिसाल के साथ आपको इस तरह से देख लेता हूँ. क्लियर. ठीक, तो if I have a loop which is going from let's say 1 to 1000, और मैं क्या करता हूँ कि इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि एक लूप है जो कि 1 से 100 तक जा रहा है, या 90, लेट्स से 1 से 100 तक जा रहा है, और दूसरा जो लूप है वो 101 से 200 तक जा रहा है, और तीसरा जो है वो 201 से 300 तक जा रहा है, एंड सो सो फोर्थ. दैट इज वन काइंड ऑफ ब्लॉकिंग मैकेनिज्म विच इज नॉन नेस्टेड. दूसरी टाइप की आप ये देख लें कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपका कोड ये है, हम देखते हैं आफ्टर क्या होगा. ठीक है, तो मेरा कोड ये है, गौर करें कि आई एम डूइंग गोइंग ऑल द वे टू एन, एंड दिस इज ऑल्सो जे इज ऑल्सो गोइंग ऑल द वे टू एन, और उसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई आर वैल्यू है जो मेरी चेंज हो रही है. दिस इज माई वैल्यू. तो फॉर के इज इक्वल टू लेस देन एन, के इज इक्वल टू के प्लस वन, फेयर एनफ, आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू. इसको मैंने ब्रेक डाउन किया. अब गौर करें कि मैंने क्या किया है, ये वाला काम जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो अब मैं मेमोरी एक्सेस बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि अपने सिस्टम को ब्लॉक्स के हिसाब से छोड़ दिया. ठीक है ना, सॉरी, मतलब ब्लॉक्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया. एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू गिव मी बेटर बेटर स्पीड. अगर आपको पिछली एग्जांपल याद हो तो इमेजिन करें कि मैं, या मुझे ये पता हो कि इसमें से कौन सा हिस्सा जो है ना वो एक ब्लॉक के अंदर होगा. क्योंकि मुझे ये तो पता ना कि मेरी मेन मेमोरी, स्पेशली मेरे क्रॉस कंपाइलर को पता होगा कि मेरी मेन मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो मुझे पता होगा कि चलो मैं ये वाला पैराडाइम करता हूँ विच इज़ फास्टर, लेकिन मैं करता हूँ कि ये 5,000 के बजाय आई एम गोना कीप इट टिल, लेट्स से आई नो कि आई विल हैव 1,000 एलिमेंट्स इन वन ब्लॉक, तो आई कैन एक्चुअली डिवाइड दीज अकॉर्डिंगली. ठीक है, वील सी सम इम्प्रूवमेंट्स. तो ये भी देख लें, ये किताब में इसके एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में. अगर आपको समझ नहीं आती तो आप क्लास में मुझसे समझ सकते हैं. ठीक, इसी तरह से आगे जाएं. अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, कंपाइलर प्रीफेचिंग क्या है. प्रीफेचिंग ये है कि इंसर्ट प्रीफेच इंस्ट्रक्शन बिफोर डेटा इज नीडेड. ठीक है. अम, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज़. ये कंपाइलर कर सकता है एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लूप अनरोलिंग टाइप थिंग. ठीक है, बेसिकली ये मैंने पहले भी क्लास में भी डिस्कस किया.
लेट्स से कि आप एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं और सी का जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसमें आपके पास बहुत सारी मेमोरी एक्सेसेस है, राइट? बहुत सारी मेमोरी एक्सेसेस हैं। तो आप क्या करते हैं कि वो मेमोरी एक्सेस स्टार्ट कैसे होती है? लेट्स से कि आपने एक प्रोग्राम लिखा एंड यू आर डूइंग अ मेमोरी एक्सेस हियर एंड अ मेमोरी एक्सेस हियर एंड अ मेमोरी एक्सेस हियर, और आपने तो आपका जो कंपाइलर है वो क्या करता है कि जब उसको पता है कि यार ये 4 ब्लॉक से डेटा उठाना है, right? तो जब वो आपका कोड कंपाइल करेगा तो इट विल, लेट्स से ये असेंबली कोड उसका, ये मशीन कोड कह लें, तो मशीन कोड के अंदर वो क्या करेगा कि सारे आपके जो मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट है ना वो एक साथ ट्रिगर कर देगा द वेरी बिगिनिंग। ठीक है? तो even though you don't need this data, so you just do this thing and this thing and this thing and this thing, and then basically what will happen is कि your program is going to do something, but let's say कि यहाँ पे आप जो वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं and you're loading it onto लेट्स से ये वाला जो है इसको आप R16 में डाल रहे हैं और ये इसको R17 में डाल रहे हैं और इसको आप R18 में डाल रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट R16 का जो डेटा है वो आपने यहाँ जाके इस्तेमाल करना है, R17 का डेटा यहाँ जाके इस्तेमाल करना है, R18 का यहाँ जाके करना है। लेकिन आपने क्या किया है कि इसको इनिशिएट करके यू हैव मेड श्योर कि ऑल ऑफ दीज relevant blocks have been pre-fetched onto the cache। ठीक है? तो ये आपका कंपाइलर कर सकता है, और अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं एंड यू आर डूइंग लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड यू वांट योर प्रोग्राम टू बी ऑप्टिमाइज, आप एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, असेंबली में कोडिंग कर रहे हैं, तो और आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेमोरी आर्किटेक्चर, तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर। ठीक है? लूप अनरोलिंग जो है वो भी हम देखेंगे, इनफैक्ट हम इसको डिटेल में देखेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म कर रहे होंगे। ठीक? अच्छा, ये तो था सॉफ्टवेयर प्रीफेच, इसका हार्डवेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब आप हार्डवेयर बनाते हैं तो आपको नहीं पता कि अगला शख्स जो है वो हार्डवेयर किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो कंपाइलर ने प्रोग्राम लिखा है कि आपने प्रोग्राम लिखा है। ठीक है? हार्डवेयर प्रीफेच क्या है कि फेच 2 ब्लॉक्स ऑन अ मिस। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, और इससे आपको इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपका स्पेशली केस सेट एसोसिएटिव है या फुली मैप्ड है तो इट कैन हैव सम कॉम्प्लिकेशंस टू इट। ठीक है सर? तो इसका हार्डवेयर इज नॉट सिंपल, लेकिन आइडिया ये है कि जब भी आपका मिस हो और आपने रिप्लेसमेंट करनी है लेट्स से, या रिप्लेसमेंट नहीं भी करनी, तो आप क्या करेंगे कि एक ब्लॉक उठाने के बजाय 2 ब्लॉक्स उठाएंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट सेइंग कि जी इट्स इट्स वेरी सिमिलर टू हैविंग अ लार्ज ब्लॉक साइज, लेकिन ऑब्वियसली अगर 2 ब्लॉक्स होते हैं तो इनकी मैनेजमेंट आसान होती है, स्पेशली इन विज अ वी टैग्स एंड सो फोर्थ, अगर आपकी हिट है। तो अगर आप 2 ब्लॉक्स एक साथ उठा लेते हैं तो आपका मिस रेट कम हो जाएगा और आपकी हिट रेट 2 ब्लॉक्स होने की वजह से अच्छा रहेगा, रादर कि आपका एक बड़ा ब्लॉक हो, आपके पास 2 छोटे ब्लॉक हैं, तो आपके ऑफसेट कैलकुलेशन ये सारी चीज़ें आसान है, लेकिन आपकी जो मिस पेनल्टी है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग भी होगी और थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगी। ठीक है? अच्छा जी, नॉन ब्लॉकिंग कैश क्या होता है? अच्छा, ये बाय द वे में कुछ ऐसे पैराडाइम है जो हम उनको एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपको चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि ये मुझे एक्चुअली पहले बताना चाहिए नॉन ब्लॉकिंग कैश, क्योंकि जो मैंने ये बात की है ना कंपाइलर प्री फैचिंग, प्लीज़ ये याद रखें कि कंपाइलर प्री फैचिंग जो है वो सिर्फ नॉन ब्लॉकिंग कैश के लिए काम करेगी। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ना कंपाइलर प्री फैचिंग की, ठीक है, दिस विल ओनली वर्क विद नॉन ब्लॉकिंग कैश। ठीक है? नॉन ब्लॉकिंग कैश का मतलब क्या है कि मेरे पास लेट्स से ब्लॉकिंग कैश क्या होती है, लेट्स से देखिए, मेरे पास है इंस्ट्रक्शन लोड इनटू R16 फ्रॉम X and load into R17 from Y, my favorite example, and load into R18 from Z। अब इमेजिन करें कि ये सारे सारे अलग ब्लॉक्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर अ मिस। ठीक है? एंड मिस इज टेकिंग
टाइम इक्वल टू मिस पेनल्टी। ठीक, टीएमपी। तो जो ब्लॉकिंग कैश होती है, जो कि ट्रेडिशनली हमारी पुरानी ब्लॉकिंग कैशेस होती थी, वो क्या करेंगे कि जब ये ब्लॉक होगा, सॉरी ये मिस होगा, पहली इंस्ट्रक्शन को पता लगी ये वाली मिस है, तो वो क्या करेगी कि इट्स गोइंग टू do all that is required, which is what it's going to pick up that memory from the main memory या from the L2 cache, और वो उसको उठा के लेके आएगी, टैग स्टोर को अपडेट करेगी एंड ऑल दैट, और ये सारा का सारा क्या है, मेरी मिस पेनल्टी है। जब ये टाइम गुजर जाएगा, जब अपना पूरा काम कर देगी, जब वो उस डेटा को लोड कर लेगी ऑन टू द कैश, और फिर उस डेटा को ऑफसेट से उठा के वो R16 में डाल देगी, उसके बाद वो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये भी मिस होता है, तो फिर प्लस क्या हो गया, एक और टी मिस पेनल्टी। नॉट श्योर व्हाई दिस हैपेंस एग्जैक्टली, एनीवेज एक और टी मिस पेनल्टी है, और ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद एक और। ठीक है, तो बेसिकली मैं आई विल पे द कॉस्ट फॉर 3 मिसेस। ये है ब्लॉकिंग कैश, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉकिंग कैश। नाउ नॉन ब्लॉकिंग कैश क्या है? नॉन ब्लॉकिंग कैश ये होती है कि अगर मिस है, तो वो मिस वाला काम कर रहा होगा, उसको पता होगा यार ये तो मिस है, तो इसमें मुझे टाइम लगेगा, तो लेट्स जितना टाइम इसमें लगेगा तो क्यों ना मैं अगली इंस्ट्रक्शन पे चला जाऊँ। ठीक है, और वो अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ये देखें, so what happens when there is a cache miss? A blocking cache will not accept any more requests until the miss is taken care of. नॉन ब्लॉकिंग क्या है कि इट विल एक्सेप्ट फर्दर रिक्वेस्ट एंड ट्राई टू सर्विस दोस रिक्वेस्ट। तो बेसिकली क्या है कि जब मैं आर एक्स मेरा मिस हो रहा था, तो वो काम कर रहा है एंड इट्स गोइंग टू टेक टी अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन इन द मीन वाई आई ऑलरेडी मूव टू द वाई रिक्वेस्ट एंड दैट्स आल्सो अ मिस टाइम। तो ये पाइपलाइन भी आप कह सकते हैं एक तरह से हो रहा है कि ये टी था, तो अब ये वाला टी भी चल पड़ा है थोड़ी सी देर के बाद। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, तो हम्म, ठीक है, क्या आ गया, तो ये मेरा एक्स एक्स की रिक्वेस्ट मिस हुई एंड माई टी टाइम टी स्टार्ट्स, लेकिन आई एम नॉट वेटिंग फॉर इट दिस टू एंड। तो मैंने क्या किया कि मैंने वाई को देखा, तो वाई भी मिस हो गया, तो लेट्स से कि इस पॉइंट इन टाइम में मैंने वाई की रिक्वेस्ट भी स्टार्ट कर दी। ये भी टी है, ये भी मिस था। उसके बाद मैंने कहा चलो जेड क्या हो रहा है, जेड भी मिस हो गया, तो लेट्स से कि जेड मिस हुआ इधर, तो मैंने जेड भी स्टार्ट कर दी। तो दिस इज नॉन ब्लॉकिंग कैश बाय द वे। और इस किस्म के केस में कहाँ गया, जो कंपाइलर प्री फेचिंग है, it will make sense because I can actually do something like this at the very beginning, and then later on in the program, later down the line, when I will need X, and then later on I will need Y, and later on I will need Z. At the very least, अच्छा, by the way मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि I don't need to exactly even pick up that particular memory. फर्ज करें कि मुझे फिर Z भी चाहिए, और Z के नेबरहुड में A भी है और B भी है और C भी है, ये सारे एक खानदान में के हैं। तो मैं खाली ये वाला काम करूंगा, Z वाला। मैं बात कर रहा हूँ कंपाइलर प्रीफेच की। तो जब मैं ये काम करूंगा, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक आ जाएगा। जब पूरा ब्लॉक आ जाएगा, तो फिर जब मैं Z इस्तेमाल करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी अ हिट, A इस्तेमाल करूंगा इट्स गोइंग टू बी अ हिट, B करूंगा तो इट्स अ हिट, जब Y इस्तेमाल करूंगा इट्स अ हिट, X इस्तेमाल करूंगा इट्स अ हिट। ठीक है, तो दैट्स आई एम टॉकिंग, आई एम कंबाइनिंग टू कॉन्सेप्ट्स एट द सेम टाइम। मेरा ख्याल है इनको आगे पीछे मूव कर देना चाहिए, दैट वुड मेक मोर सेंस। बहरहाल किताब में आपके इस ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ क्या कह रहा है, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग चीज है ना, या नाउ द एडिशनल रिक्वेस्ट मे आल्सो बी अ हिट और अ मिस। ऑब्वियसली अ हिट अंडर द मिस विल अलाउ एक्स नंबर ऑफ मिसेस टू आउटस्टैंडिंग इन द कैश बिफोर ब्लॉकिंग। अच्छा, इसकी भी एक लिमिट होती है। हिट अंडर द मिस क्या है कि अभी हमने जो एग्जांपल दी थी वो थी, अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें क्या हुआ था कि मैं पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन एक्स एक्स का मिस हुआ, तो हमने कहा एक और देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने वाई देखा, तो वाई भी मिस हो गया,
तो मैंने कहा एक और देख लेता हूँ। फिर जेड, जेड भी मिस हो गया। तो ये क्या हो रहा है, मिस अंडर, सो दिस इज ए मिस अंडर ए मिस अंडर ए मिस, ठीक है। तो इवेंचुअली इट हैज टू गो टू अ हिट, लेकिन इसकी एक लिमिट है, तो आई कैनॉट गो इनडेफिनेटली डीप इन दिस। तो ये वो बात कर रहा है कि द कैश विल अलाउ एक्स नंबर ऑफ मिसेस टू बी आउटस्टैंडिंग इन द कैश बिफोर ब्लॉकिंग। तो एक पॉइंट पे आके वो ब्लॉक कर देगा, बाय द वे। सो इट्स नॉट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ये सारा का सारा लोड मेमोरी एक्सेसिंग पे पड़ रहा है ना। सो दिस योर कैश एक्सेसिंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर इज टेकिंग केयर ऑफ मिस आफ्टर मिस आफ्टर मिस। तो उसकी भी एक अपनी हद है कि वो कितनी मिस, ऐसे नहीं हो सकता कि आपके 20 मिसेस हों बैक टू बैक और वो सारी की सारी एक साथ पाइपलाइन में आ रही है, ठीक है। तो ये दो तीन चार को एकोमोडेट करेगा, ठीक। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। तो नॉट, ठीक है, अलाउज हिट बिफोर प्रीवियस मिस कंप्लीट, हिट अंडर द मिस, हिट अंडर मल्टीपल मिसेस। अभी हमने जो एग्जांपल देखी थी दैट वाज ए हिट अंडर मल्टीपल मिसेस. Obviously the L2 must support this. In a journal, processor can hide L1 miss penalty but not L2 miss penalty. ठीक है, तो that's the comment. Generally speaking, not necessarily always, लेकिन most of the time. ठीक है, I hope that is clear. अगर L1 जो है वो नॉन ब्लॉकिंग कैश है तो L2 को सपोर्ट करना होगा, that obviously. और नॉन ब्लॉकिंग कैश आप देख लें कि हमारे पास ये है हिट अंडर, वन हिट अंडर मिस, टू हिट्स अंडर मिस एंड हिट अंडर 64 मिसेस। यानी कि ये I'm struggling to think of a system like this. मतलब मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन ये समझ लें कि 64 मिसेस बर्दाश्त कर लेगा until it hits before it blocks, right? हमने जो एग्जांपल देखी थी वो देखी थी थ्री, अमूमी तौर पे जो मिसेस अंडर हिट होंगे ना, सॉरी हिट अंडर मिसेस होंगे, तो मिस जो होंगे वो टू रेस टू पावर एन माइनस वन होगा, ठीक है, वैल्यू टू रेस टू पावर एन वैल्यू होगी रादर, ठीक है, टू रेस पावर एन होगी वैल्यू। तो ये देखें कि अब हमें क्या पता लग रहा है, ये रेशियो ऑफ कैश मिस पेनल्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि मिस होगा तो मिस करने की पेनल्टी कितनी होगी। तो रेशियो ऑफ कैश मिस पेनल्टी रिलेटिवली ये है, ठीक। तो ये मुख्तलिफ बेंचमार्क्स हैं, इनमें आप देखें कि हमें ये, दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर अस। obviously this is interesting, not interesting because ये डिपेंड कर रहा है बेंचमार्क पे, लेकिन लेट्स से कि फॉर एनी वन बेंचमार्क, तो लेट्स से कि इनको डिसरिगार्ड करते हैं, सो वी कैन डिसरिगार्ड दिस थिंग, दीज बेंचमार्क्स, आई वुड से। तो हमारे लिए जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेटा है, तो हम ये कहेंगे कि जो ऊपर वाला बेंचमार्क है वो एनोमली है, बट दिस इज लाइक लेट्स से रिप्रेजेंटेटिव डेटा। So basically, this is telling me about something about one hit under a miss. So I can safely say that this is my region, and this is, let's say, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये this area and then this area, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि रेशियो ऑफ मिस पेनल्टी, ठीक है, रिलेटिव टू एम एस, ठीक है। तो ये बाय द वे ये जो बेंचमार्क्स थी, ये थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ये दिस वाज एन 8 kilobyte cache, so it's a fairly small cache, 8 kilobyte, it's okay, 8 kilobyte cache है। और क्या था इसमें, वेल मैं, सो दिस इज एन ओल्ड ओल्ड स्टडी, लेकिन 8 के बी की कैश थी और उस पर उन्होंने ये स्टडीज की थी। उसमें रेशियो ऑफ मिस पेनल्टी उनको पता लगा कि थोड़ी बेहतर। तो हिट अंडर द मिस जो है वो, लेट्स से कि इफ वी गो फॉर, अभी देखें ये दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस बिहेवियर 64 का, लेकिन 64 में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आई वुड से कि टू हिट्स अंडर मिस, ऐसा बाय द वे मैं इसको डिस्कशन को बहुत आगे नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि इसके अंदर मजीद आगे भी चीज़ें हैं जो हम अब डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि दे आर फर्दर ऑप्टिमाइजेशन इन नॉन ब्लॉकिंग कैशेस जो कि हम
Let me see if I can fit in a case study. I think this is an interesting case study that can be talked about. ठीक है तो ये है बहरहाल इसको if you have any questions we can talk about them in the class. Last but not least, this is very interesting कि ये एक समरी है of all the techniques we have looked at. ठीक है और हमें ये पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है और नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है टेबल इस तरह से बैंडविड्थ मिस पेनल्टी मिस रेट पावर कंजम्पशन कोई चेंज नहीं आ रही कम हो गई है बेहतर हो गई है बुरी हो गई है बेसिकली ये है बेहतर होगी बुरी होगी है बेहतर होगी है देखिए हिट टाइम बेहतर हो गया इसका मतलब हिट टाइम कम हो गया ठीक है तो इसका मतलब है बेहतर हो गया वे ठीक है बेहतर होना हिट टाइम बेहतर हो गया का मतलब है हिट टाइम कम हो गया पावर कंजम्पशन बेहतर हो गई है तो इसका मतलब पावर कंजम्पशन कम हो गई है पावर कंजम्पशन बुरी होगी इसका मतलब पावर कंजम्पशन बढ़ गई सॉरी पावर कंजम्पशन नहीं मिस रेट यहाँ पे क्या पावर कंजम्पशन जो है वो कम माइनस साइन है इसका मतलब है कि पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया है विच इज़ बैड और ये कोई स्केल पे 1 से लेके 3 के स्केल पे हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यू कैन सी के नॉन ब्लॉकिंग कैशेस आर ऑब्वियसली वेरी कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर में एंड कंपाइलर कंट्रोल प्री फैचिंग के लिए हार्डवेयर जो है शुड सपोर्ट इट एंड ये देखें जो मैंने बात उधर भी की थी कि इट नीड्स नॉन ब्लॉकिंग कैश अगर नॉन ब्लॉकिंग कैश नहीं होगी तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑब्वियसली इट्स जस्ट क्लियर ठीक है तो दिस इज गिविंग ए गुड समरी ऑफ व्हाट इज ऑन ऑफर एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन यू कैन प्रोटेन तो बाकी अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा तो ठीक है दैट्स इट थैंक यू अस्सलाम वालेकुम।